नमस्कार, आप सभी, मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजरी वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज मैं आपको, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि सेक्शन 498A इस हिसाब से अगर लड़ते हैं, जैसे मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊँगा आपके लिए, तो 100% जीत आप ही की होनी है। आपकी मतलब पति की ही होगी अगर वो केस झूठा है तो। पहले मैंने आपको मेंशन कर दिया, क्योंकि पत्नियां जो है वो कहीं ना कहीं अपने पति के ऊपर झूठा केस दर्ज तो करवा देती हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली तरीके से जो है वो लड़ नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक कसक रहती है कि मैंने आखिर केस तो झूठा ही किया है। क्योंकि सच्चाई के लिए जो लड़ता है उसके शरीर में ताकत रहती है कि हम इस सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, और लड़ने के लिए जो है हमें ताकत की ज़रूरत है। क्योंकि एक प्राकृतिक रूप से ताकत आती है कब? जब हम सत्यता की लड़ते हैं, सच्चाई के लिए लड़ते हैं। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को झूठे आरोप लगाकर उसको सिर्फ और सिर्फ फंसाने की कोशिश करते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ झुकाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मन में हमारी अंतरात्मा भी ये कहती है कि हम गलत हैं। तो आज मैं उन्हीं पतियों के लिए बताना चाहता हूँ कि जो पति अननेसेसरी सिर्फ और सिर्फ ये सेक्शन 498A का बर्डन लिए हुए हैं, मेंटली प्रेशराइज हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने अपने दिमागी हालत बिल्कुल ख़राब कर दिए, वो पागल होने की कगार पर आ चुके हैं। मैं उनको बहुत ज़्यादा हर तरीके से मैं उनको सोचता हूँ कि मैं आपको कुछ ना कुछ बताऊँ, ताकि आप जो है इस दुविधा से बाहर निकल सकें। क्योंकि इसके अलावा भी जीवन है आपका। अगर आप सोचते हो कि अगर मेरी पत्नी ने जो मेरे पर गलत आरोप लगा दिए हैं, तो आप मेंटली इतना प्रेशराइज हो गए हैं, टॉर्चर हो गए हैं कि बस अब आपको कहीं ना कहीं, अब आपको ना आपके अपने शरीर की सुध बुध है, ना अपने जीवन की सुध बुध है, ना आपको कुछ किसी भी प्रकार का इस संसार में अच्छा लगता है। ये आपके जीवन में ऐसा हो गया है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं कि अब हमारा जीवन नहीं है, तो ये गलत सोच रहे हैं आप। ज़रूरी है कि आप किसी व्यक्ति से, किसी अच्छे लॉयर से आप कंसल्ट करें, ताकि आपका जो मानसिक स्तर है वो जो ख़राब है वो सही हो सके। क्योंकि पति जो है वो पति के ऊपर पत्नियां जब झूठे मुकदमा करती हैं, तो पत्नी पूरा अंतरात्मा से टूट जाता है। क्योंकि जिस पत्नी के साथ उसने सोचा था कि मैं जीवन बिताऊंगा पूरा, आज वही पत्नी उसको कोर्ट कचहरी करवा रही है, उसको जेल भिजवाने की पूरी प्लानिंग कर रही है। जिस तरीके से जितना झूठा मुकदमा हो सकता है उतना झूठा मुकदमा उसके ऊपर लगा रही है। तो अगर आप सत्य हैं, सही हैं, और आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ झूठे मुकदमा लगाए गए हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और इसी तरीके से अपना मुकदमा लड़ें। 100% मैं कहता हूँ, लिखित में कहता हूँ, इस बात के लिए जीत आप ही की होगी अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा केस किया है तो। सबसे पहले क्या करना है, शुरुआत से बताता हूँ आपके लिए, A to Z स्टेप बताऊँगा आपके लिए कि अगर आपके एक शुरुआत से लेकर अंत तक क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ आपको डिफ़िकल्टी आएंगी, क्या क्या करना ज़रूरी है। और अगर आप इस तरीके से करेंगे ना, तो वो सामने वाली जो झूठी पार्टी है ना, घुटने टेक देगी और जीवन भर कभी सोचेगी नहीं, समझेगी नहीं कि भाई हमने गलती की थी और गलत तरीके से ही हमने किया, आज पूरे लाइफ हमारी बेटी की ख़राब हो चुकी है। तो मैं ख़राब तो किसी नहीं करना चाहूँगा। अगर सच्चाई ये है कि हाँ, आपने झूठा मुकदमा किया है और आपने सिर्फ और सिर्फ इस मनसा से कि मुझे अपने पति से पैसा हड़पना है, प्रॉपर्टी हड़पनी है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी है, तो आप गलत हैं। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ प्रोसीजर क्या करना है। सबसे पहले जैसे ही आपके ऊपर FIR दर्ज होती है, वेट मत करिए बिल्कुल भी। आप सबसे पहले ये, अगर आप पत्नी को आप रखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हर प्रकार से कोशिश करिएगा। काउंसलिंग आपकी होती है, वहाँ पर भी कोई करिएगा जिस तरीके से भी, क्योंकि पत्नी भी है, उसके अंदर भी थोड़ा कम दिमाग हो जाता है, कभी कभी माँ बाप की शिकावे में आ जाती है और वो उनके हिसाब से जो है वो आपके ऊपर झूठा मुकदमा कर देती है। लेकिन फिर भी अगर कहीं गुंजाइश है तो ज़रूर आप अपने पत्नी को रखने की कोशिश करिएगा। मैं भी कहता हूँ आप परिवार बनाएं। लेकिन जहाँ पर लगता है कि अगर नहीं बन पाएगा तो फिर थोड़ा साइड से हटने की कोशिश करें। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आपके ऊपर सेक्शन 498A की FIR हो, आपको सीधे या तो IO का फ़ोन आएगा, थाने से फ़ोन आएगा आपके लिए कि आपके ऊपर FIR दर्ज करी गई है, या फिर पुलिस आपको सूचना देने आएगी आपके घर पर। गिरफ्तार करने नहीं आएगी, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। जब आपको लगे कि भाई हमारे ऊपर FIR दर्ज हो गई है, तो आप पुलिस से बिना घबराए, आप डरिएगा मत ही। अगर आप डर रहे हैं, आप डर लग रहा है, क्योंकि होता है जीवन में, कभी आज तक ऐसा कभी कोर्ट कचहरी का, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनका कोर्ट कचहरी का भी वास्ता ही नहीं था। लेकिन अब जब से बहू घर में आई है, पत्नी घर में आई है, तो उसने कोर्ट से, कचहरी से, थाने से, वकील से, सबसे नाता जुड़वा दिया है। तो आप ऐसे समय घबराएं ना, कोई एक अच्छा सा वकील पकड़ें और उस वकील को अपने सुख दुख, जो भी आपकी परेशानी है, उसको बताएं और साथ में थाने में जाकर अपनी अपीयरेंस दें। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा डर लगता है, वो लगता है हमारी गिरफ्तारी का। गिरफ्तारी 498A में सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट ऐसे पास कर दिए कि अब गिरफ्तारी नहीं है। हालांकि
प्रोविज़न अगर आप देखेंगे, आईपीसी उठा कर देखेंगे तो आपको गिरफ्तारी दिखाई देगी उसमें, लेकिन उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए और अमेंडमेंट होने के बाद जो है वो आज गिरफ्तारी उसमें ख़त्म हो जाएगी सिंपल 498A में। लेकिन उसके अलावा कोई एलिगेशन, कोई हीनियस 376, 354 ऐसे लगा रखे हैं, तो फिर मामला जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। बहरहाल फिर भी अगर आपके सामने चीज़ें हैं तो आप, अगर आपको डर लग रहा है तो आप अपने वकील को वहाँ पर कोर्ट थाने में भेजिएगा, वो पूरी जानकारी आपको लेगा, लेने के बाद फिर आपसे बात करेगा, फिर आपको अपील करा देगा। उसके बाद पुलिस के पास ये राइट होता है कि सेक्शन 41, यानी कि ये गिरफ्तारी करानी है आपकी, तो अगर वो पुलिस जो है गिरफ्तारी कराना नहीं चाहती है, यानी कि गिरफ्तार नहीं करेगी, आपको इन्वेस्टिगेशन में आपके लिए आपको सहयोग करना है, आपको कोऑपरेट करना है, तो उसके लिए सेक्शन 41 सीआरपीसी का नोटिस जो है वो आपको सर्व किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। जैसे ही आपको 41 नोटिस रिसीव हो जाएगा, आप बिल्कुल फ्री हैं। अब आपको पुलिस आपकी दोस्त हो गई, आप पुलिस के मित्र हो गए, दोनों जो है वो आप अब जो है आप जिस प्रकार से जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोऑपरेट कर सकते हैं, उसमें आपकी बातचीत जो है स्टार्ट हो जाएगी। आप जो भी आपका एविडेंस है, अब आपका समय है कि आप अपनी बात कहें। जो भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं उसकी सत्यता के साथ में, आईओ भी इंसान है एक, वो भी आपकी फीलिंग को, आपकी दर्द को समझेगा कि आप वाकई आप कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, और उधर महिला को भी देखेगा, तो दोनों को उसका देखने का काम है। उसको लगेगा वाकई आप जो हैं आपके साथ में गलत हुआ है, आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं, मंशा कुछ और है उसकी, हो सकता है ना रहने की हो सकता है कि आपसे प्रॉपर्टी हड़पने की हो सकता है कुछ और मंशा हो, तो वो भी आईओ को समझ में आती है कि क्या मंशा है। इंसान है, विवेक सभी के पास है, वो भी समझ जाएगा कि वाकई गलती कहाँ है। तो अगर किसी प्रकार से ये लगता है कि वाकई पत्नी ने झूठा केस किया आपके ऊपर, तो वो जो है वो आपको इतनी राहत दे देगा आईओ कि आप, वो केस होगा लेकिन ना के समान, इतना आपको राहत मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेट करने पर। एक तो ये रास्ता हुआ, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपके ऊपर फिर भी आपको अब राहत क्या क्या मिल सकती है। हो सकता है कि जो सेक्शंस हैं वो बहुत बड़े बड़े लगा रखे हैं, वो सेक्शन खत्म हो जाएं, कुछ बेसिक सेक्शंस रह जाएं, धाराएं छोटी मोटी। दूसरा, आपके जो परिवार के बहुत सारे नाम दिए हुए हैं उन सभी नामों को निकाल दे, सिर्फ पति को छोड़ दे उस एफआईआर में, तब भी वो जीरो नाम के ना के समान हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये इतना आपको आगे आपको मदद करेंगे कि बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर चार्जशीट मतलब फाइल कर, क्योंकि मजबूरी कहीं ना कहीं होती है, कहीं आईओ को भी लगता है क्योंकि वो महिला है तो महिला के लिए वैसे कानून में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ें देखते हुए वो आपको रिलीफ मिल जाएगा कि यार धाराएं जो वो छोटी हो गई, कम हो गई, और जो नाम है वो भी कट गए। तो सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए जब चार्जशीट पति के नाम पर लग गई है, पति के नाम सिर्फ है, बाकी सबका नाम हट गया है, तो फिर आपको अब जो है एक ही व्यक्ति रह गया। अब देखिए कितना राहत मिल गई आपके लिए। वो महिला जो है जब देखेगी कि भाई पति का ही नाम रह गया, बाकी इसमें कोई है ही नहीं, किसी ने जमानत नहीं कराई है, तो क्या हुआ, वो खुद टूट गई। उसका जो मनोबल था, जो सोच रही कि मैं जेल हो जाऊंगी, वो सब मनोबल जो है वो ख़त्म हो गया। आज उसको उसकी एक हार यहाँ से शुरू हो गई। हार तो शुरुआत पहले से हो गई, जब 41 नोटिस हो गए तब भी एक हार हो गई कि भाई सामने वाले जो है जब जमानत लेकर चला गया कोर्ट थाने से ही, उसको कोई पुलिस ने कुछ नहीं छुआ, तो एक यहाँ पर हार हो गई। दूसरा, अब चार्जशीट लगी, चार्जशीट में सिर्फ एक पति का नाम रख दिया, बाकी सब छोड़ दिया, यहाँ पे एक हार हो गई। अब यहाँ पर भी आपको हार नहीं माननी है। अब कोर्ट में जैसे ही आप चार्जशीट जानी चाहती है, तो अब जो है वो हाई कोर्ट की दरवाजा खटखटाएं, वहाँ पर आप जाएँ, सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत एक रिट फाइल करवाएं और कहें कि ये एफआईआर जो है वो, ये जो कंप्लेंट है ये झूठी है और ये चार्जशीट जो है वो गलत लगाई गई है। इसी बात के चलते हुए जो आप सब 482 में जाएंगे, तो कोर्ट जो है वो फिर उसको, जो व्यक्ति जो पत्नी है उसके लिए बुलाएगी, आपको भी बुलाएगी, दोनों की बातचीत कराएगी। अगर बातचीत से सुलह होती है तो फिर आपको मेडिसिन के लिए भेज देती है, और अगर नहीं होती है तो फिर फर्दर स्टेप लिया जाता है, उसमें वहीं पर फाइट की जाती है। अब यहाँ पर मान लीजिए सुलह समझौता के लिए भेज दिया गया, तब तक के लिए लोअर कोर्ट को आप स्टे कर देगा ऑनेबल हाई कोर्ट, और आपके दोनों मेडिसिन चले जाएंगे। मेडिसिन के दौरान अगर आपकी बात बनती है, बहुत अच्छी बात है, बन जाए, लेकिन नहीं बनती है तो फिर जो पेंडेंसी है वो काफ़ी लंबी बढ़ जाती है, और वहाँ पे भी आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है सोचने का, समझने का, समझौता करने का, फैसला करने का, सब कुछ करने का। यहाँ पर भी समय आपको काफ़ी मिल जाता है। एक ये रहा। अब कई साल बाद मान लीजिए, इसमें भी बहुत साल में आपको जो चीज़ें कुछ मिनट्स कुछ सेकंड्स में बता दे रहा हूँ, इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। ये जो आज को पूरी कहानी बता रहा हूँ आपके लिए, जहाँ तक यहाँ तक कि हो सकता है कि आप जो है अपना या तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, या फिर नहीं होता तो फिर आप अपना जीवन का रास्ता ही बदल सकते हैं यहाँ पर। बहरहाल अब यहाँ पर एक समय ऐसा आएगा कि भाई इसमें स्टे जो है ब्रेक हो जाएगा,
वहाँ पर हियरिंग हो जाएगी हाई कोर्ट में, और उसके बाद जो है फिर आपको नीचे लोअर कोर्ट में जाएंगे आप। तो लोअर कोर्ट में जैसे ही आते हैं तो अब जो है वो आप चार्जशीट पर सवाल उठाएं। चार्जशीट पर सवाल कैसे कि जो चार्जशीट है वो गलत लगाई गई है, उसमें आप चार्जशीट पढ़ेंगे तो कोई ना कोई वकील जो अच्छा होगा, सही होगा, वकील जो है वो आपको उसमें देखेगा चार्जशीट में कुछ ना कुछ कमियां हैं। जैसे ही कमियां दिखाई देंगी वैसे ही आप जो है फिर उसमें फिर आप दोबारा से यही कहिए कि भाई इसमें चार्जशीट भी गलत लगाई गई है। जब चार्जशीट ही गलत है तो हमें न्याय कैसे मिल सकता है सही तरीके से। तो फिर चार्जशीट पर आप लगाएंगे तो जो मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 190 CRPC में जो है वो संज्ञान लेता है, मतलब कॉग्निजेंस लेता है, और उसके बाद उस पर फर्दर ट्रायल स्टार्ट होता है। लेकिन जहाँ पर चार्जशीट ही गलत लगाई गई है, तो जब चार्जशीट गलत लगाई गई तो फिर उसमें संज्ञान लेने के बाद कैसे ट्रायल एक मतलब फेयर ट्रायल हो सकता है। तो फेयर ट्रायल नहीं होगा, इसलिए आप उस पर सवाल उठा सकते हैं। तो वहाँ पर फिर उसके बाद आप या अब आपके दो रास्ते हैं, या तो आप रिवीजन जा सकते हैं, रिवीजन के लिए कि भाई इसमें संज्ञान गलत लिया गया है, तो आप सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, उसके लिए अपील कर सकते हैं। या फिर अगर नहीं चाहते जाते हैं तो आप फिर दोबारा से हाई कोर्ट में सेक्शन 482 का फिर दोबारा जा सकते हैं कि इसमें संज्ञान ही गलत लिया गया है। तो फिर कोर्ट जो है उसमें आदेश कर सकती है। अगर वाकई कोर्ट को लगता है कि संज्ञान गलत दिया गया है तो संज्ञान के लिए वहाँ पर निरस्त हो जाएगा कि भाई आप जो है फर्दर इसमें चार्जशीट लगाइएगा। तो चार्जशीट में फिर ट्रायल स्टार्ट हो, फिर चार्जशीट दोबारा घूमेगी कोर्ट में, कोर्ट से थाने जाएगी, और थाने में फिर कहा जाएगा कि भाई इसमें फिर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करो। तो आप वहाँ इन्वेस्टिगेशन में जाकर फिर अपनी बात कहते हुए आप वहाँ पर रखेंगे तो हो सकता है कि चार्जशीट की जगह आपकी बार FR लग जाए, यानी कि फाइनल क्लोजर रिपोर्ट लग जाए। तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल पाएगा। अब ये जो बातें मैंने बताई आपके लिए कितना समय लग जाएगा इसमें आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसके लिए। तो फिर उसके बाद जो है फिर कोर्ट में वो कई तो 3 4 5 6 महीने उसमें फिर लग जाएंगे, क्योंकि जो आयु है वो भी सोचेगा कि अगली बार फिर से मेरी चार्जशीट जो है वापस ना कर दी जाए, क्योंकि वापस करने के बाद बेइज्जती होती है। इनकी आयु की खुद होती है कि भाई तुम कैसे इन्वेस्टिगेटर हो जो कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो आप सही से नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद अब मान लीजिए फिर दोबारा से चार्जशीट लग गई या फिर FR लग गई तो बात ही खत्म हो गई यहीं पर। अगर चार्जशीट फिर से लग गई तो फिर अब आपको ट्रायल फेस करना है। अब ट्रायल फेस करने में अब भी यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं आपके लिए। अब यहाँ पर आप जो है वो इसी केस में जो केस आपके ऊपर लगाया गया है, इसी केस में आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करें। डिस्चार्ज एप्लीकेशन मतलब किस लिए कि भाई हम पर फिर आरोप गलत लगाए गए तो हम डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं। डिस्चार्ज एप्लीकेशन वैसे ही मूव करेंगे उसी तरीके से कोर्ट जो है या तो आपको डिस्चार्ज करेगा, और नहीं करेगा तो फिर आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्रायल फेस करनी अभी आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप मूव करेंगे, मूव करने के बाद उसमें या ऑर्डर आएगा या फिर वो डिसमिस होगी। डिसमिस मान लीजिए मैं अगर डिसमिस हो जाती है तो डिसमिस हो जाती है, फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे कि भाई हमें डिस्चार्ज नहीं किया, लोअर कोर्ट ने गलत तरीके से हमें फंसाया गया है, सिर्फ जालसाजी करेगी, क्योंकि सिर्फ ये झूठ के ऊपर ही है कहानी पूरी। फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाकर फिर वहाँ पर आप 482 में जाएंगे। हो सकता है कि फिर आपको कोर्ट अगर डिस्चार्ज कर देता है वहाँ से, बहुत अच्छी बात है, खत्म हो जाएगा वहीं पे। नहीं करता है तो फिर आप लोअर कोर्ट में आकर फिर आप लड़िएगा, तो वहाँ पर लंबा समय खिंच जाएगा उसमें भी। उसके बाद फिर आप जमानत कराइएगा, बेल कराइएगा। बेल कराने के बाद फिर आपको बेल ट्रायल फेस करना पड़ेगा। ट्रायल फेस में फिर एविडेंस स्टार्ट करिएगा। फिर आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कर चार्ज बनेगा उसमें। जब चार्ज बनेगा तो चार्ज पर फिर बहस करें आप कि भाई हमको जो है इसमें डिस्चार्ज किया जाए। अगर वहाँ पर आपको किसी प्रकार से रेमेडी मिलती है, वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो आप फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हमें डिस्चार्ज नहीं किया यहाँ पर भी। अब इसके बाद मान लीजिए ये फिर हाई कोर्ट आप गए, हो सकता है कि वहाँ से कोई ऑर्डर आपको मिल जाए जो आपके लिए ठीक रहे, ऐसा जो कि आप नीचे लोअर कोर्ट में लगा सकते हैं बेनिफिशियल। नहीं होता है तो फिर आपके लिए ट्रायल फेस करेंगे। फिर उसमें गवाही स्टार्ट हो जाएगी लड़की ने जो भी अपने परिवार वालों को नाम दिए हैं उसके लिए। फिर उससे क्रॉस होगा। क्रॉस में अपने वकील को बहुत अच्छी से बात बताएं, हर व्यक्ति का हर सवाल को, क्योंकि वकील तो समझता ही समझता, साथ साथ में जो व्यक्ति जिसके साथ में ये चीज़ें घटना हो रही हैं वो व्यक्ति दूसरे सवाल को जरूर समझ सकता है कि वो इस सवाल पूछेगा तो इस सवाल का जवाब वो क्या देगा। तो ये आपको कोऑपरेट करना, अपने वकील के साथ में बैठकर मीटिंग करनी है सही से कि ये सवाल पूछेंगे तो आप ये जवाब देगी। तो इस तरीके से घुमा के इस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं आप, ताकि वो सवाल जो है सच्चाई में बदल सके। तो आपको वो सवाल के साथ साथ में अपने वकील के साथ में बैठकर मीटिंग करनी है, और मीटिंग करनी है तो आपको वकील के बातचीत के लिए दौरान सवालों के क्या सवाल रहेंगे, क्या उसको जवाब देना है, तो वो सब कुछ बातें जो है वो उस वकील को बतानी है, क्योंकि कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। जब वकील आपका तैयार होगा, सवाल पूछेगा, वहाँ पर भी उसमें से कुछ ना कुछ झूठ निकलेगा, और जब झूठ निकलेगा, और पत्नी, मैं कहता हूँ पत्नी जो है वो इतने केस कर देती है, सेक्शन 125 CRPC, DV, मेंटेनेंस 406 और भी तमाम तरीके के जो सवाल केस कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि जो इंसान इतने केस कर रहा है हर जगह पर एक ही सेम स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन कहानी हर जगह एक ही होती है। जो स्टोरी है वो हर जगह हर केस में एक ही होती है, लेकिन
पत्नी जो है उससे सवाल जब पूछे जाएंगे तो हर जगह पर जवाब एक नहीं देगी। तो जवाब एक जगह एक नहीं देगी, इसका मतलब वो झूठ बोल रही है। जब झूठ बोल रही है तो झूठ का जो प्रोविज़न है, यानी कि झूठ का बोलने का मतलब आप हर बार अपने बयान जो है बदल रहे हैं, स्टेटमेंट बदल रहे हैं। और जब स्टेटमेंट आप बदल रहे हैं तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट को भी समझ में आता है कि भाई यहाँ पर डाउट है कि ये कहीं ये बोल रही है, कभी ये बोल रही है, तो गलत स्टेटमेंट आ रहा है। तो डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू एक्यूज्ड, यानी कि एक्यूज को इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और एक्यूज कौन होता है? आप, यानी कि पति है, पति का परिवार। अब फर्दर इसमें मान लीजिए मैं कहता हूँ कि स्टेटमेंट हुआ, लड़की का पूरा बयान हुआ, उसके बाद क्रॉस हुआ, क्रॉस में कुछ चीज़ आई निकल के, उसके बाद फिर एक एक्यूज पार्टी को मिलता है मौका, 313 जब बनती है, 313 CRPC बनती है, तो उससे पूछा जाता है कि आपने किया? बिल्कुल नहीं किया, मना कर देते हैं आप। उसके बाद फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट होती है, और उसमें फाइनल आर्ग्यूमेंट में 99% चांसेस जो होते हैं वो पति बरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत से लेकर इसने, पत्नी ने जो है वो अब तक बहुत सारे झूठे एलिगेशन लगा रखे हैं, और एक के बाद एक कहीं ना कहीं केस कर दिए। और केस में, हर केस में अपना स्टेटमेंट, मैं कहता हूँ कितना भी बुद्धिमान पत्नी क्यों ना हो, अगर उसने 3, 4, 5, 6 केस कर रखे हैं और उसके बाद वो हर केस में क्रॉस करवा रही है, जगह कर रही है, तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं अपने शब्दों से ज़रूर भटकेगी, ज़रूर अपने आप को बदल देगी। और जहाँ पर ये बदलेगी वहीं पर आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसी वजह से पत्नियाँ, हालांकि किसी के साथ में क्या घटना हो रही है वो बात अलग है, लेकिन फिर भी कहानी कुछ भी हो, बात यही आती है हमारा बेटा घर से निकाल दिया, दहेज मांगा, इसलिए मैंने कोर्ट की शरण में आई हूँ, मुझे न्याय दिया जाए। तो न्याय दिया जाएगा आपको वाकई, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना है कि हम किसी ऐसे इनोसेंट व्यक्ति को ना फंसाएं जिसने ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर केस कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस तरीके से केस लड़ेंगे ना, तो 100% आपकी जीत होगी, और आपकी पत्नी किसी प्रकार से आपसे नहीं जीत सकती है। और जिन लोगों ने ये वीडियो देख ली है, उस वीडियो के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका माइंड जो समझ में आ गया होगा कि वाकई ये सब केस तो हैं ही हैं, लेकिन आज बैठकर अगले आने वाले 5-10 साल का भविष्य में खुद देख सकता हूँ। आप ये अनुमान लगा सकते हैं इस वीडियो को देखकर कि वाकई अगर मैंने आज मेरे ऊपर केस हुए हैं, चाहे 498 हो, मेंटेनेंस हो, DV हो, कुछ भी, कोई भी केस हो, अगर आपके ऊपर ये सारे केस हुए हैं, तो आज बैठकर आप आने वाले 10 साल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 साल बाद मैं 100% बरी होऊंगा इस केस से। आप एक्यूज नहीं होंगे, इसमें कन्विक्शन आपका नहीं होगा, आप 100% बरी होंगे इसमें से। तो आज बैठकर अगले 10 साल बाद सोच लीजिए कि सिर्फ आपको समय गंवाना है, ये जो इंपॉर्टेंट टाइम है इसको गंवाना है, और 10 साल बाद आपको पछतावा करना है कि अरे यार मैंने वो समय निकाल दिया, मैंने सोचा था मुझे सजा ना हो जाए, इस वजह से मैंने निकाल दिया। तो अब जो है वो आपको समय नहीं निकालना है। आज से बैठकर अगले 10 साल की आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको सजा नहीं होगी अगर आपके ऊपर झूठा केस किया है। तब सच्चाई की सच किया है वो बात अलग है, उसका मैंने बात बताया नहीं है, वो बात को किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज मैं बता दूँ आपने, अगर आपकी पत्नी ने झूठा केस किया है तो आप 100% बरी होंगे। सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि सत्य को कोई आँच नहीं लगा सकता, वो सच्चाई है, तो सच्चाई परास्त नहीं हो सकती है, सच परास्त नहीं हो सकता, उसको परेशानी आ सकती है, परास्त नहीं हो सकता। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।